हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। वर्ड से अगर हम समझें तो आर्थर का मतलब होता है जॉइंट और आइटिस वर्ड इन्फ्लामेशन के लिए होता है। र्यूमेटॉइड वर्ड र्यूमेटिज्म के लिए होता है। र्यूमेटिज्म का मतलब होता है मस्क्यूलो स्केलेटल इलनेस। ठीक है, मसल्स की और स्केलेटल सिस्टम की इलनेस को हम क्या बोलते हैं? र्यूमेटिज्म। ओके। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि नी जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट ऐसे जॉइंट होते हैं जो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन से कवर होते हैं और इन जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड होता है जो कि जो हमारा जॉइंट है, जैसे कि नी जॉइंट हो गया, शोल्डर जॉइंट हो गया, उसकी मोबिलिटी यानी मूवमेंट बढ़ाता है, साथ ही साथ इसे जो मूवमेंट है उसे स्मूथ भी बनाता है। ठीक है, तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है जॉइंट का। साथ ही साथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यानी जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी की खुद की सेल्स को एज अ फॉरेन एंटीजन समझ लेता है और उन एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना लेता है। जो एंटीबॉडीज़ बन रही है र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में वो टाइप सेकेंड कोलेजिन के अगेंस्ट में बनती है। और टाइप सेकेंड कोलेजिन कहाँ प्रेजेंट होता है? कार्टिलेज में प्रेजेंट होता है। जॉइंट्स में आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। पैथोफिजियोलॉजी यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस कैसे हो रहा है, इसे डिटेल में समझने के लिए हम पहले जॉइंट की नॉर्मल फिजियोलॉजी समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये सपोज़ हमारा नी जॉइंट है और जो ब्लू कलर से मैंने बताया है ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है। ठीक है, कार्टिलेज नेसेसरी होता है ताकि स्मूथ हो मूवमेंट, जॉइंट का जो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, जो मूवमेंट हो रहा है वो स्मूथ हो। और जो साइनोवियल जॉइंट है वो किससे कवर रहता है? साइनोवियल मेम्ब्रेन से। साथ ही साथ इसमें साइनोवियल सेल्स रहती है जो कि साइनोवियल फ्लूइड सिक्रीट करती है। ठीक है, जॉइंट्स के आसपास ब्लड वेसल्स होती है, लिम्फेटिक्स होते हैं। ओके, इंसिडेंस या रिस्क फैक्टर की बात करें हम, रूमेटॉइड आर्थराइटिस किसे होगा तो इसमें जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व है और इन्वायरमेंट भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो जो ससेप्टिबल इंडिविजुअल्स रहते हैं जिनका जो पर्टिकुलर जीन डिफेक्ट होता है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो पर्टिकुलर जीन इन्वॉल्व रहता है उसमें रहता है HLA-DR फर्स्ट एंड HLA-DR4। ठीक है, ये पर्टिकुलर जीन इन्वॉल्व होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। साथ ही साथ ये ससेप्टिबल इंडिविजुअल जो है जिसमें HLA जीन इन्वॉल्व है उसके साथ में इन्वामेंटल भी कुछ कॉजेज़ जैसे कि स्मोकिंग, बैक्टीरिया या कुछ गट के बैक्टीरिया, पैथोजन, ये दोनों मिलकर ही मॉडिफिकेशन करते हैं जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं उनका मॉडिफिकेशन करते हैं। जैसे कि हमारी जो IgG एंटीबॉडीज़ हैं उसका मॉडिफिकेशन करते हैं। साथ में जो टाइप सेकेंड कोलेजिन होता है, कोलेजिन एक मेजर प्रोटीन रहता है, जॉइंट्स में पाया जाता है। ठीक है, और विमेंटिन प्रोटीन, विमेंटिन प्रोटीन आपका जॉइंट्स में पाया जाता है। ठीक है, जेनेटिक्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण विमेंटिन प्रोटीन और टाइप सेकेंड कोलेजिन इन दोनों में चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो ये चेंजेस आते हैं तो हमारी बॉडी को ऐसा लगता है कि ये फॉरेन एंटीजन है। ठीक है, फॉरेन एंटीजन लगता है हमारी बॉडी को और ये इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना लेती है। ठीक है, अब इसे हम डिटेल में समझते हैं। ये आपका जॉइंट है। ठीक है, जॉइंट में प्रेजेंट होता है विमेंटिन प्रोटीन। अब जो विमेंटिन है वो प्रोटीन है तो अमीनो एसिड से बना रहता है प्रोटीन। तो इसमें क्या चेंज हो रहा है, जो आर्जिनिन आपका अमीनो एसिड है वो सिट्रुलिन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सिट्रुलिनेशन। ठीक है, तो जो ससेप्टिबल इंडिविजुअल था मतलब जिसमें HLA-DR1 और HLA-DR4 जीन पर्टिकुलर जीन डिफेक्ट था, साथ में इन्वायरमेंटल कॉज रहा जैसे स्मोकिंग या कोई गट बैक्टीरिया, ठीक है, जिसने ट्रिगर करी ये सिचुएशन, तो साथ में ये जो चेंजेस हुए आर्जिनिन जो था वो सिट्रुलिन में कन्वर्ट हुआ और प्रोसेस को हम सिट्रुलिनेशन कहते हैं। तो इस प्रकार के चेंजेस को हमारी बॉडी क्या समझती है? एज ए फॉरेन एंटीजन समझती है। और हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है? कोई भी अगर फॉरेन एंटीजन है उसे मारने की कोशिश करता है, उसे ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो ये जो एंटीजन है वो कौन लेता है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती है हमारे इम्यून सिस्टम में, वो उसे पिक कर लेती है। और जब ये एंटीजन
को पिक कर लिया एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने, तो हमारी CD4 सेल्स जो है, टी हेल्पर सेल्स जो है, वो एक्टिव हो जाती है और टी सेल्स फिर बी सेल्स को बुलाती है। बी सेल्स का काम क्या रहता है? एंटीबॉडीज़ बनाने का काम रहता है प्लाज्मा सेल्स का। सो एंटीबॉडी बन जाती है अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन, ठीक है। तो ये जो सिट्रुलिन था और जो विमेंटिन था, ये तो हमारे खुद के थे, सेल्फ एंटीजन थे, पर इसके अगेंस्ट में ही एंटीबॉडी बन गई है, ठीक है। टी सेल एक्टिव अगर होती है तो टी सेल्स क्या करती है? साइटोकाइंस रिलीज करती है। अब ये सारी एंटीबॉडी कहाँ है? ब्लड के अंदर घूम रही है, ब्लड से वो जॉइंट में भी जाएंगी। तो टी सेल्स साथ में जो एंटीबॉडी बनी है वो सब जॉइंट्स के पास जाती है, और टी सेल्स के क्या करती है? साइटोकाइंस रिलीज करती है। साइटोकाइंस क्या है? इन्फ्लामेटरी मीडिएटर, यानी जो इन्फ्लामेशन करवाए, ठीक है। साइटोकाइंस फिर सिक्रीट करते हैं इंटरफेरॉन गामा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ठीक है, इंटरल्यूकिन्स फर्स्ट, इंटरल्यूकिन 6, ये सब सिक्रीट करते हैं। और जॉइंट में क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है, पेशेंट को पेन होता है। अब ये पूरा जॉइंट पूरा इरिटेट हो रहा है, ठीक है। तो साइनोवियल सेल्स भी क्या होगी? इरिटेट होगी। अगर इरिटेट होगी तो प्रोलिफरेशन होगा। प्रोलिफरेशन यानी 1 से 2 सेल बनना, 2 से 4 बनना, है ना, अनकंट्रोल डिवीजन होना, साइज़ इंक्रीज़ हो जाना। तो साइनोवियल सेल्स बड़ी हो जाती है। साथ में फाइब्रोब्लास्ट जो है, ठीक है, जो कड़क बनाते हैं, फिब्रिन जो प्रोटीन होता है वो आ जाता है, इन्फ्लामेटरी सेल आ जाती है। तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? पेनस। पेनस का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये पेनस अगर बन गया है तो वो क्या करेगा? जॉइंट को इरोड करेगा, डिस्ट्रक्शन करेगा, जॉइंट को डैमेज करेगा। तो जो पेनस है वो डैमेज करता है कार्टिलेज को, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था, आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी रहता है। जॉइंट के ऊपर अगर कार्टिलेज की कवर रहती है तो वो प्रॉपर मूवमेंट करता है। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है? कार्टिलेज का भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि पेनस का फॉर्मेशन हुआ है। और यहाँ पे जो एंटीबॉडी बन रही है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो कौन सी रहती है? IgM एंटीबॉडी, जिसे हम र्यूमेटॉइड फैक्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। सो ये क्या करेगा? जॉइंट डिसऑर्डर है ये एक। क्यों? क्योंकि जो पेनिस का फॉर्मेशन हुआ था वो पूरे जॉइंट को डिस्ट्रक्ट कर रहा था, ठीक है। तो कौन कौन से जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं? साइनोवियल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और स्मॉल जॉइंट्स जो हैं, जैसे आप हैंड के जॉइंट्स जो आपके रहते हैं, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, और जो आपका PIP रहता है, प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, वो इन्वॉल्व करता है। लेकिन DIP की स्पारिंग होती है, जो डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट है वो इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो जो ब्लू कलर से मैंने आपको बताया है क्रॉस, वो DIP है, डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। डिस्टल यानी बॉडी के दूर। सो रिमेटॉइड आर्थराइटिस में MCP यानी मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, ठीक है, मेटाकार्पल से ब्लू कलर के आपके जो मैंने बताया है, और PIP जो आपका PIP है, प्रॉक्सिमल यानी बॉडी के पास वाला जॉइंट, वो भी इन्वॉल्व रहता है, पर DIP नहीं इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपको डिफॉर्मिटीज़ मिलती है। डिफॉर्मिटीज़ क्यों? क्योंकि जो जॉइंट है वहाँ डिस्ट्रक्शन हो गया है, तो डिफ़ॉर्मिटीज़ एक प्रॉपर उसका शेप बन जाएगा, ठीक है, जिसकी हम बात करेंगे। वही अगर हम बात करें ऑस्टियोआर्थराइटिस की, ये दूसरा डिसऑर्डर है, इसमें हमें नोड्स मिलते हैं, ठीक है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपको मिलती है जेड डिफ़ॉर्मिटी, ठीक है। तो जेड डिफ़ॉर्मिटी में क्या होता है? जो आपकी फिंगर्स है वो अल्ना के साइड हो जाती है, और जो आपका थंब है वो रेडियस के साइड, तो एक जेड जैसा, सो जेड डिफ़ॉर्मिटी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डिफॉर्मिटीज़, स्वान नेक डिफॉर्मिटी, तो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है? जो आपका DIP है उसका क्या हो रहा है? फ्लेक्शन हो रहा है, बेंट हो जा रहा है, ठीक है। और जो आपका PIP है, ठीक है, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट, उसका हाइपर एक्सटेंशन हो रहा है, ठीक है। तो बेंट होना यानी फ्लेक्शन होना, और पीछे जाना यानी एक्सटेंशन होना। तो PIP का क्या हो रहा है? हाइपर एक्सटेंशन हो रहा है, और DIP का क्या हो रहा है? फ्लेक्शन हो रहा है। तो स्वान की जैसी नेक रहती है उस प्रकार की डिफॉर्मिटी, इसलिए स्वान नेक डिफॉर्मिटी। नेक्स्ट कुछ सिस्टमिक क्लिनिकल फीचर्स भी आते हैं, जैसे पेशेंट को फीवर आता है, पूरी बॉडी में थकावट होती है, जिसे हम मैलेज कहते हैं, ठीक है। सो फीवर, मैलेज, और उसके साथ में जो जॉइंट है वो पूरा डिफॉर्म हो गया है, तो उसमें डिफॉर्मिटी आती है। और ये जो रिमेटिक नोड्यूल्स हैं वो अगर पॉप्लिटियल एरिया में हो तो हम इसे बेकर सिस्ट कहते हैं।
टाइप सेकंड कोलेजन जो है वो आपका कार्टिलेज में भी होता है, बोन में भी होता है और लंग्स में भी होता है, ठीक है। तो टाइप सेकंड कोलेजन में अगर मॉडिफिकेशन हुआ है तो लंग्स के अंदर भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि लंग्स की जो मेम्ब्रेन है वो भी टाइप सेकंड कोलेजन से बनी है। तो बहुत सारे केसेस में प्लूरल डिफ्यूजन भी मिलता है, क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ है वो वहाँ पर भी अटैक करती है। टाइप सेकंड कोलेजन को भी वो एज अ फॉरेन एंटीजन समझ रही थी। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशंस, तो हम ईएसआर करवाते हैं, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, तो ये इंक्रीज मिलता है। साथ ही साथ हम आर फैक्टर, ठीक है, आर फैक्टर आपका क्या रहता है, आईजीएम एंटीबॉडी, तो उसका लेवल हम ब्लड में चेक करते हैं तो बढ़ा हुआ मिलता है अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो, ठीक है। और एक एंटी सीसीपी भी पॉजिटिव मिलता है। एंटी सीसीपी एंटी साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड, ठीक है। हमने देखा कि विमेंटिन जो प्रोटीन था उसमें आर्जिनिन की जगह सिट्रुलिन हो गया था, है ना। सीटी स्कैन और एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे वगैरह, ठीक है, नोड्यूल्स वगैरह और डिफॉर्मिटीज़ देखने के लिए, बेकर सिस्ट जो हुआ था वो देखने के लिए। और ट्रीटमेंट में जनरली हम इम्यून सप्रेस करते हैं पेशेंट का, क्योंकि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो एनसेड्स देते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं, ठीक है, जैसे मीथोट्रेक्सेट, इस प्रकार की दी जाती है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट रूमेटॉइड आर्थराइटिस। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।